हेलो स्टूडेंट, लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं केमिस्ट्री के अंतर्गत आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तत्वों का वर्गीकरण। यह अध्याय नंबर 3 चल रहा है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को तत्वों का वर्गीकरण के इतिहास से स्टार्ट कर दिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर के इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये जो पूरा वीडियो है वो कहानी की तरह ही चल रहा है। तो आज हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग तीसरा वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। साथ ही मैं आपको चौथा वर्गीकरण भी बताऊंगा कि साइंटिस्ट ने क्या किया था। तीसरा और चौथा नंबर पे कौन कौन साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने क्या किया था, तत्वों को व्यवस्थित किया था एक निश्चित क्रम में। ठीक है, इसके पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को डोबेलाइनर का त्रिक नियम और साथ ही साथ मैं आपको लेवोजियर की व्यवस्था को समझा दिया था। जाकर के इस वीडियो को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। सबसे पहले मैं आपको टेलरिक हेलिक्स नियम बताऊंगा। ठीक है, तो टेलरिक हेलिक्स नियम आपका पहला है, जिसको मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। तीसरा नियम है ये, ठीक है, तीसरा नियम है। ठीक है, टेलरिक हेलिक्स नियम। ठीक है, टेलरिक हेलिक्स जो है वो सन अपने पास 1862, ठीक है, सन 1862 में आया था। सन 1862 में हम लोग ये मानेंगे कि आया था। और इसमें क्या होता है, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है शेनर कोर्टोई। शेनर कोर्टोई वो वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया था, ये टेलरिक हेलिक्स नियम दिया था। ठीक है, कैसे दिया था भाई, देखो इन्होंने क्या किया था, विभिन्न तत्व लिए, उस टाइम के जितने भी ज्ञात तत्व थे उन तत्वों को लिए और उन तत्वों को लेकर के उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में क्या किया, एक वृत्ताकार रूप में, सर्कुलर रूप में क्या किया भैया, व्यवस्थित किया। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, मान लो मेरे पास तत्व है ए, ठीक है, मैं एक वृत्ताकार आकृति में क्या करूँगा, इस तत्वों को उसके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखूंगा। जैसे मान लो ए है, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया, फिर डी आ गया, फिर ई आ गया, मान लो एफ आ गया, जी आ गया, एच आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं जमाया। अब देखो जैसे ही मैं आई डाला, उसका जो गुण था वो ए के साथ मैच कर गया, इसलिए उसे तो ऊपर डाल देता हूँ। यानी इन दोनों के गुण समान है। आई फिर जे का गुण बी के समान है, आई जे, फिर के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी। फिर जैसे ही अगला आया, अगला क्यों, पी के बाद क्यों, इसके तत्व क्या हो गए, मैच हो गया, क्यों, इसके तत्व क्या हो गया, मैच हो गया, ऐसा करके होते गया। ठीक है, इस प्रकार से क्या किया था, वृत्ताकार रूप में क्या किया था, व्यवस्थित किया था। आपको और भी वृत्त बता के दिखाता हूँ। देखो ये भी, इसको अगर ऐसे मिला देते हो तो अगला वृत्त और बन जाता है, फिर इसको लेकर अगर मिलाओगे तो अगला वृत्त बन जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे तत्वों को इस प्रकार से वृत्ताकार रूप में परमाणु भार के बढ़ते क्रम में क्या किया था, व्यवस्थित किया था। और किसी निश्चित आवर्तिता के बाद, निश्चित एक प्रकार से पुनरावृत्ति के बाद क्या होता है, निश्चित उसके गुणों में क्या होती है, कुछ समानता पाई जाती है, जिसको एक ही साथ इस प्रकार से रखा जाता था। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो आपके पास जो टेबल सर्कुलर या फिर वृत्ताकार आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो आपके आवर्त सारणी दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा तत्वों के लिए थोड़ी बहुत बड़ी हो गई थी, इसलिए इस नियम को क्या कर दिया गया था, वहाँ पे असफल बता दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। इसलिए टेलरिक हेलिक्स नियम जो है केवल इतना ही होता है, जिसको वृत्ताकार रूप में तत्वों को बढ़ते क्रम में, उसके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। और एक निश्चित क्रम के बाद क्या होता है, समान गुण वाले तत्व क्या करते हैं, रिपीट होते हैं, पुनरावृत्ति होती है। लेकिन ये जो सर्कुलर आकृति होने से ये उतनी सूटेबल नहीं थी, उतने समझने में आसान नहीं थी, इसलिए इसको क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। ये नियम असफल रहा। ठीक है, अब हम लोग आगे नियम पढ़ते हैं टेलरिक हेलिक्स के नियम के बाद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अब मैं चौथा नियम बताने जा रहा था, न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम ज़्यादा काम का है। ठीक है, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम, जैसे नाम से लग रहा है कि न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट है। यहाँ पे जो साइंटिस्ट का नाम है वो न्यूलैंड है। न्यूलैंड जो है सन 1865 में आया था। 1865 में ये जो आपके पास जो नियम है 1865 में आया था। अब इस नियम के अंतर्गत क्या करते हैं, अष्टक नियम की बात की है, यानी 8 तत्वों को इस प्रकार जमाना है जैसे संगीत के 7 स्वर होते हैं और 8वां जो स्वर होता है, जैसे बताता हूँ, वो रिपीट करता है। देखना, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं संगीत के स्वर, ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, ये क्या होता है, संगीत के 7 स्वर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद जैसे ही आखिरी में नीशा करके बोलते हो तो ये वाला पहला और ये लास्ट वाला, यानी पहला और ये आठवां स्वर, पहला और 8वां स्वर क्या होते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। इसका मतलब इसी प्रकार से क्या किया, तत्वों को भी विकसित किया। जैसे कि मैं बता दूं, जैसे कि चालू किया है, जैसे लिथियम, जैसे उस टाइम लिथियम ज्ञात था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चालू करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिथियम, फिर बेरियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद सोडियम, यहाँ पे सोडियम आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या किया उन्होंने, तत्वों को भी क्या किया, इस संगीत के स्वर की तरह क्या किया, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, याद ना, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, इसने भी परमाणु भार को टारगेट किया था। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में संगीत के 7 स्वरों के साथ जो 8वां स्वर होता है, इस प्रकार से क्या किया था, व्यवस्थित किया था। और जो 8वां तत्व जो हुआ,
पहले तत्व से आठवां तत्व क्या करता है, वो उसमें गुणों में क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, यानी आपस में गुण समान होते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं सोडियम को वापस दे देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। तो इनके गुण क्या हो गए, मैच हो गए, यानी जैसे संगीत के 7 स्वरों में पहला स्वर 8वां स्वर मैच करता है, उसी प्रकार से तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने से जो 8वां तत्व होता है वो पहले तत्व के समान गुण रखता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीशियम, यहाँ पे आ जाएगा एल्यूमिनियम, यहाँ पे सिलिकॉन, ठीक है। उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद आता है क्लोरीन, उसके बाद आता है यहाँ पे अपने पास आ जाएगा उसके बाद आता है अपने पास, इसके बाद आता है पोटेशियम आ जाता है, ठीक है, पोटेशियम आता है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और इसके बाद 8वां तत्व इस पहले तत्व के साथ क्या रहेगा, समानता रखेगा, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग इसको शामिल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके कई तत्वों को क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया इस रूप में। यानी कहने का मतलब ये है कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया जिस प्रकार से संगीत के 7 स्वर होते हैं, और संगीत के जो 8वां स्वर होता है वो पहले स्वर के साथ क्या करता है, एक प्रकार से मैच करता है, नाम समान पड़ता है। इसी प्रकार से तत्वों को भी इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया था, और पहला तत्व और 8वां तत्व के गुण क्या हुए, आपस में मैच के, यानी उसमें पुनरावृत्ति होती है, ऐसे करके यह नियम बताया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने समझ गए होंगे कि न्यूटन का अष्टक नियम क्या था। अष्टक नियम इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे आठ तत्वों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता था परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में, ठीक है। अब मैं इसमें आपको कमी ही बता देता हूँ। कमी ये रहा कि ये जो आपके पास जो न्यूटन का अष्टक नियम है, ये केवल और केवल 40 तत्वों तक, ठीक, ये केवल 40 तत्वों की तक के लिए ही क्या हुआ, लागू हो पाया। 40 तत्वों के बाद ये नियम फेल हो गया, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। तो यह नियम केवल 40 तत्वों के लिए लागू हुआ। और एक बात बता देता हूँ आप लोगों को कि देखो यहाँ पे आप लोग गौर किए होंगे, फ्लोरीन के बाद नियॉन नहीं आया। इसका मतलब क्या समझे, नियॉन एक अक्रिय गैस है, ठीक है, अक्रिय गैस की यहाँ पे नियॉन की बात, नियॉन भी आती है, नियॉन एक अक्रिय गैस है। जब यहाँ पे न्यूटन के अष्टक नियम की बात कर रहे थे तो उस टाइम पे अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। जब अक्रिय गैसों की खोज हो गई तो ये नियम जो है कंप्लीटली रूप से क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। कहीं कहीं पे सत्य है, ऐसी बात नहीं, गलत नहीं है, लेकिन क्या है, अक्रिय गैसों की खोज के बाद ना ये जो अष्टक नियम था ऐसा कुछ नियम ही नहीं बन पाया, और इस प्रकार से ये नियम जो है वो फेल हो गया, ठीक है। तो न्यूटन का अष्टक नियम क्या है मैंने आपको बता दिया, साथ ही साथ आपको टेलरिक हेलिक्स नियम क्या है बता दिया है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को, ठीक है, लोथर मेयर की व्यवस्था जरूर बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। उसका मेंडली आवर्त सारणी आएगी, फिर लास्ट में हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी को बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, धन्यवाद।